हेलो साथियों, वेलकम टू पीएस स्टडी। इस वीडियो में हम प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम देखेंगे, यानी कंसिक्वेंसेस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कल हमने प्रथम विश्व युद्ध के कारण देखे थे कि क्या कारण था जिसकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ओके, मैंने बताया था कारणों में कि जर्मनी के द्वारा परिस्थितियां क्रिएट की गई थी। किस तरह क्रिएट गई थी, एक सार रूप में बता देती हूँ मैं आपको कल की वीडियो का। जर्मनी और इटली 1871 तक उनका एकीकरण हो चुका था। उसके बाद वो साम्राज्यवादी नीति अपनाते हैं और फिर जर्मनी है वो फ्रांस के अल्सास और लोरेंस क्षेत्र को अपने अधीन कर लेता है। उसके बाद जर्मनी ये चाहता है कि फ्रांस किसी अन्य गुट के साथ, अन्य देश के साथ मिलकर के मेरे ऊपर आक्रमण न कर दे। इसी उद्देश्य से जर्मनी पहले से ही गुटबाजी करने लग जाता है और अन्य देशों को अपने साथ करने लग जाता है। उसी रूप में ऑस्ट्रिया भी यूरोप का ही एक देश था। वो भी क्या करता है कि वो साम्राज्यवादी नीति को फॉलो करता था और वो बोस्निया और हर्जेगोविना नाम ऑटोमन साम्राज्य के अधीन थे और उन पर अपना अधिकार करना चाहता था। कौन करना चाहता था? ऑस्ट्रिया। लेकिन उस पर तो ऑटोमन साम्राज्य का अधिकार था। ऑटोमन साम्राज्य से भी बोस्निया और हर्जेगोविना के जो लोग थे, वहां पर सर्व जाति के लोग थे, वो बहुत दुखी थे उससे, ऑटोमन साम्राज्य यानी कि तुर्की से। जो आज का तुर्की है ना, वहां पर ऑटोमन साम्राज्य हुआ करता था, तो वो उससे बहुत दुखी थे। उधर रूस भी सर्व जाति को फॉलो करता था, सर्व जाति के लोग रूस में भी रहते थे। तो रूस चाहता था कि मैं ये जाति मेरी तरफ हो जाए, और वो जो जनजाति थी वहां पर वो भी चाहती थी कि हम भी रूस की साइड मिलना चाहते हैं। उधर सर्बिया में भी सर्व जाति के लोग रहते थे। तो रूस, बोस्निया, हर्जेगोविना और सर्बिया इधर चाहते थे कि हम एक हो जाएं। ओके, वहीं पर आपको पता है फ्रांस का विरोधी कौन था? जर्मनी। तो फ्रांस भी कहाँ हो गया? रूस के साथ हो गया, और इस तरह से इनका एक ध्रुव बन जाता है। और इधर इटली का, क्योंकि इटली का भी एकीकरण हो चुका था और वो भी विस्तारवादी नीति रखा, तो इसी तरह से इधर इटली का, ऑस्ट्रिया का और जर्मनी का गुट बन जाता है। उधर रूस का, सर्बिया का, बोस्निया, हर्जेगोविना और फ्रांस का गुट बन जाता है और फिर ये युद्ध लड़ा जाता है। अब ऑस्ट्रिया और सर्बिया की दुश्मनी थी, क्योंकि ऑस्ट्रिया विस्तारवादी नीति को फॉलो करता था और वो जो बोस्निया हर्जेगोविना क्षेत्र थे उन पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन ये सर्बिया तो कभी मंजूर नहीं करता। ये बात चली रही थी कि ऑस्ट्रिया का राजकुमार फर्डिनेंड सर्बिया की राजधानी सेरेजोवा में जाता है और वहां पर जो जनता प्रतिशोध से जल रही थी सर्बिया की ऑस्ट्रिया के खिलाफ, तो वहां पर उसकी हत्या कर दी जाती है। फिर उसके बाद ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या के बाद ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया को युद्ध का चुनौती दी जाती है। युद्ध को मानने से इनकार कर देता है, यानी कि चुनौती को स्वीकार करने से इनकार कर देता है सर्बिया, और फिर ये विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो कल हमने वीडियो में यही देखा था। आज हम इस वीडियो में इसके परिणाम देखने वाले हैं कि इस विश्व युद्ध के क्या परिणाम हुए थे। ओके, तो ये आपको दिख ही रहा है इतना लंबा चौड़ा, बट इतना है नहीं। ओके, तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। देखो, मैंने इसमें सारे पॉइंट लिखे हैं ताकि आप कभी भी इसे याद करने की कोशिश करो, कभी भी इसे देखो तो एक ही बार में आप अच्छे से याद कर लो। इसीलिए मैंने इसमें हर पॉइंट लिखे हैं, इसीलिए आपको इतना बड़ा दिख रहा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला हुआ था राष्ट्र संघ की स्थापना। ये संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं है, ये राष्ट्र संघ है। राष्ट्र संघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद होती है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होती है। तो ये यहाँ पर राष्ट्र संघ है। 10 जनवरी 1920 को इसकी स्थापना होती है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को महसूस करते हुए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका यूएस के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन की थी। ओके, उनके द्वारा इसकी स्थापना कही गई थी कि राष्ट्र संघ की स्थापना की जाए। ओके, दूसरा पॉइंट है साम्राज्य विघटन। साम्राज्य का विघटन हो गया। साम्राज्य का विघटन किसका हो जाएगा? जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की जो साम्राज्यवादी नीति फॉलो कर रहे थे, इनका विघटन कर दिया जाता है और इनसे अन्य देशों का निर्माण कर दिया जाता है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की साम्राज्यों का विघटन हो जाता है और नए देश अस्तित्व में आए, जैसे यूगोस्लाविया, हंगरी और रोमानिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं निरंकुश शासकों का अंत एवं गणराज्यों की स्थापना। अब साम्राज्य का विघटन हो गया, इन साम्राज्यों में निरंकुश शासक थे, तो निरंकुश शासकों का भी अंत हो जाएगा और गणराज्यों की फिर स्थापना कर दी गई। तो यहाँ पर देखते हैं
निरंकुश शासकों का अंत हो गया, तुर्की निरंकुश राजवंश का भी अंत हो जाता है। यूरोप में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अस्तित्व में आती है, जैसे रूस, जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, लिथुआनिया, लाटविया, चेकोस्लोवाकिया, फिनलैंड, सभी में लोकतांत्रिक शासन की सरकार बन जाती है। रूस में साम्यवादी क्रांति होती है, वहां पर तानाशाही का अंत हो जाता है और रोमानोव राजवंश समाप्त हो जाता है, साम्यवादी सरकार स्थापित हो जाती है। ओके, फिर है रूसी क्रांति होती है, रूस में क्रांति होती है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर बोल्शेविक क्रांति होती है रूस में, जिसमें साम्यवादी सत्ता स्थापित होती है, साम्राज्यवाद का विरोधी होता है ये। फिर उसके बाद पूंजीवाद का विरोध करता है, सभी परतंत्र देश स्वाधीनता हेतु यूएसएसआर के साथ आ जाते हैं। इसे समझते हैं ये रूसी क्रांति क्या है। देखो, आपको पता है ये रूस सम्मिलित था उसमें प्रथम विश्व युद्ध में, तो रूसी क्रांति होती है। यहाँ पर एक शासक आते हैं जो कि साम्राज्यवाद के खिलाफ होते हैं, तो फिर रूसी क्रांति होती है जिसे बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। वो पूंजीवाद को एकदम खत्म कर देते हैं अपने देश से और वहां पर साम्यवादी सरकार स्थापित कर देते हैं। साम्यवादी सरकार क्या होती है? ऐसी सरकार जो पूंजीवाद के विरोध में हो और गरीब अमीर का भेद मिटा करके गरीबों का उत्थान करे, उसी को साम्यवादी सरकार कहते हैं। ओके, आज भी रशिया है वो साम्यवाद को ही फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बोल्शेविक क्रांति होती है, साम्यवादी सत्ता स्थापित होती है जो कि साम्राज्यवाद का विरोधी होती है, पूंजीवाद का विरोध करती है, सभी परतंत्र देश स्वाधीनता हेतु यूएसएसआर के साथ आ जाते हैं। परतंत्र का मतलब क्या होता है? जो दूसरों के अधीन हो। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? जो अपने ही अधीन हो, यानी कि अपने अधीन का मतलब स्वतंत्र और परतंत्र का मतलब दूसरों के अधीन। तो जो भी देश दूसरों के अधीन थे वो भी रशिया के साथ आ जाते हैं। उन्हें रशिया में एक अच्छा दिखता है कि रशिया हमें शायद स्वतंत्र करा दे, तो इसीलिए इसे स्वाधीनता हेतु यूएसएसआर के ये सभी साथ आ जाते हैं जो भी परतंत्र देश होते हैं। नेक्स्ट है अधिनायकवाद का उदय। अधिनायकवाद का उदय होता है यहाँ पर। अधिनायकवाद का उदय से क्या अभिप्राय है हम देखते हैं यहाँ पर। देखो, यहाँ पर जो भी युद्ध लड़ रहे थे, जिन्होंने भी स्टार्टिंग की थी, उनको सबको खत्म कर दिया जाता है और यहाँ पर हिटलर, मुसोलिनी जैसे शासक निकल कर आते हैं। अधिनायकवाद का मतलब अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाना। युद्ध को भलीभांति संचालित करने के लिए यूरोपीय सरकारें शक्तिशाली रूप में उभर कर आई। युद्ध पश्चात शक्ति और भी आवश्यक समझी जाने लगी। राजनेता देश की भलाई, सुरक्षा, उन्नति की दुहाई देकर असीम अधिकारों का उपयोग करने लगे। इटली, स्पेन, जर्मनी, मुसोलिनी एवं हिटलर का उदय हुआ। ओके, नेक्स्ट है अमेरिका की महत्ता में वृद्धि हुई। अमेरिका एक सर्वश्रेष्ठ निकल के आता है क्योंकि आपको पता है युद्ध किसने स्टार्ट किया था? जर्मनी, फ्रांस, रशिया, ये सब युद्ध में इन्वॉल्व थे। ये अमेरिका बाद में युद्ध में सम्मिलित होता है जब जर्मनी द्वारा अमेरिका के एक जहाज लुसिटानिया पर बॉम्ब गिरा दिया जाता है, तो इसमें 101 लोग इसके मारे जाते हैं, जब जाके अमेरिका इसमें सम्मिलित होता है लास्ट में जाकर के। ओके, तो ये सब देश तो खत्म हो चुके थे, इनके पास जन था, धन था, सब खत्म हो चुका था। अब जो भी था वो अमेरिका के पास इन्हें दिख रहा था, तो अमेरिका से बहुत ज्यादा कर्जा लेते हैं और अमेरिका इन्हें बहुत ज्यादा कर्जा देता है। इसी में अमेरिका की महत्ता स्थापित हो जाती है और अमेरिका एक शक्तिशाली देश के रूप में निकल करके आता है। तो यूरोपीय देशों की प्रभुता समाप्त हो चुकी थी। युद्ध में अतिशय खर्च के कारण यूएसए से भारी मात्रा में कर्ज लिया गया। अमेरिका प्रभाव में वृद्धि हुई। यूएसए विश्व शक्ति के रूप में उदय हुआ। इस तरह से ये अमेरिका, आज आप सोचते हैं ना अमेरिका इतना ज्यादा शक्तिशाली क्यों है, तो उसका कारण यही है, पहले भी ये पूरा विश्व लड़ रहा था, लेकिन ये अमेरिका जब भी अलग थलग था, ठीक है, लेकिन सम्मिलित कब हुआ? जब इसके ऊपर आई। ओके, तो इस तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट है वैज्ञानिक आविष्कार हुए। केमिस्टों का युद्ध कहा जाता है प्रथम विश्व युद्ध को, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में केमिकल्स उपयोग किए गए थे, बमबारी की गई थी, तो इसी वजह से इसे केमिस्टों का युद्ध कहा जाता है। सैन्य प्रौद्योगिकी के विकास ने वैज्ञानिक आविष्कार हेतु उत्प्रेरक का काम किया। हवाई जहाज, पनडुब्बियों सहित विभिन्न जहरीली गैसों एवं औषधियों की खोज हुई और विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई। नीचे दिखाई दे रहा है वैज्ञानिक आविष्कार, थोड़ा नीचे कर देते हैं। ओके, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर वैज्ञानिक आविष्कार। वैज्ञानिक आविष्कार केमिस्टों का युद्ध कहा जाता है। सैन्य प्रौद्योगिकी के विकास ने वैज्ञानिक आविष्कार हेतु उत्प्रेरक का काम किया। हवाई जहाज, पनडुब्बियों सहित विभिन्न जहरीली गैसों एवं औषधियों की खोज ने विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति की। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रीयता की विजय।
वर्साई की संधि के तहत राष्ट्रीयता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। 8 नए देशों का निर्माण हुआ, किंतु भारत, मिस्र और आयरलैंड अभी भी इंग्लैंड के अधीन थे। फिलीपींस पर अमेरिका, कोरिया पर जापान का और अफ्रीका पर यूरोप का शासन अभी भी था। यानी कि राष्ट्रीयता की विजय मानी जाती है कि भाई नए राष्ट्रों का तो तुमने निर्माण कर दिया, लेकिन जो पहले से राष्ट्र स्थापित थे उन पर आपने अभी भी अधिकार करके रखा है। तो ये इसका मतलब यही है। नेक्स्ट है सामाजिक परिणाम। युद्ध में पुरुषों की भागीदारी। आप सभी को पता है युद्ध में बहुत सारे सैनिक असैनिक दोनों ही लड़े थे, बहुत सारे पुरुष इसमें सम्मिलित थे, सैनिक भी थे और असैनिक भी थे। तो इसमें पुरुषों की भागीदारी हुई थी, जिससे कि कृषि उद्योग अन्य व्यवसायों में पुरुषों की कमी हो जाती है, महिलाओं की सहभागिता इनमें बढ़ जाती है इन उद्योगों में, और तात्कालिक स्थिति में सुधार होता है महिलाओं की में, और राजनीतिक अधिकार मिल जाते हैं उन्हें। 30 वर्ष से अधिक की महिलाएं अब मतदान कर सकती थी, यानी कि वोट डालने का उन्हें अधिकार मिल जाता है। ओके, फिर यहाँ पर देख सकते हैं सामाजिक परिणाम में अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक समानता का विकास हुआ, रंग भेद में कमी आई, जातीय कटुता में कमी आई, क्योंकि सभी विश्व युद्ध में सम्मिलित थे तो कोई जात भेद नहीं देख रहा था, सब एक जैसे कहते हैं ना भाई भाई होकर सब एक इस तरह से लड़ रहे थे। तो रंग भेद में जातीय कटुता में कमी आती है, सर्वहारा वर्ग का महत्व बढ़ जाता है यहाँ, और युद्ध में मजदूरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध में मजदूरों ने क्या निभाई थी? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि मजदूरों ने तो ये युद्ध लड़ा था। फिर उसके बाद हम इधर देखते हैं, आपको दिखाई दे रहा हो शायद, हाँ, इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखें समाजवाद का उदय हुआ। उसके बाद श्रमिकों के हित के लिए ILO की स्थापना की गई 1919 में, अंतरराष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, इनके श्रमिकों के हितों के लिए। ओके, फिर यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में भी विस्तार हुआ, 14 वर्ष तक शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया। तो ये थे, और यहाँ पर आर्थिक कारण है, ये 10th पॉइंट इसका आर्थिक कारण है। उद्योग धंधे नष्ट हो गए, क्योंकि अभी तक सैनिक जो शस्त्र होते थे वो इतने ज्यादा बन रहे थे, लेकिन अब तो वो समाप्त कर दिए गए, निशस्त्रीकरण कर दिया गया मित्र राष्ट्रों के द्वारा। तो यहाँ पर क्या हुआ, उद्योग धंधे नष्ट हो गए, जो उसमें जनता सम्मिलित थी, जो वर्कर्स काम कर रहे थे, वो बेरोजगार हो गए। जब वो बेरोजगार हो गए, यहाँ पर जनधन की क्षति हुई, सैन्य सामग्री आधारित उद्योग बंद हो गए, बेकारी की समस्या उत्पन्न हो गई। युद्ध काल में यूरोपीय देशों ने बाहर से आयातित माल पर रोक लगा दी थी, जिससे कि व्यापार वाणिज्य को धक्का लगा था। वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो गई थी, श्रमिक मजदूरी बढ़ी थी, पैदावार घट गई थी, और मुद्रा का अवमूल्यन हो गया था। जब भी क्या होता है, व्यापार वाणिज्य घटता है, उसके बाद क्या होता है, मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ता है, क्योंकि मुद्रा का जो मूल्य है वो घटा दिया जाता है, इसी को मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है, जिससे कि व्यापार वाणिज्य को बढ़ोतरी मिले। ओके, कैसे मिले, अब इसको हम एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको अच्छे से समझाऊंगी कि अवमूल्यन होता क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है इकोनॉमी पर। ओके, तो यहाँ पर ये आर्थिक कारण हो गए। अब हम इसका सार देखते हैं कि अब इसका सार क्या रहा, किस तरह से जर्मनी को बर्बाद कर दिया इस संधि ने, इस युद्ध ने। तो देखते हैं सार निष्कर्ष। ओके, यहाँ पर है, पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में हुआ था, 11 नवंबर 1918 में ये युद्ध बंद होता है। उसके बाद पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में होता है, जिसमें वर्साई की संधि होती है जर्मनी के साथ। देखो 5 राष्ट्र थे जो कि जर्मनी के साथ थे, सभी के साथ संधि की जाती है अलग अलग तरीके से। ओके, वर्साई की संधि जर्मनी के साथ की जाती है, न्यूली की संधि बुल्गारिया के साथ की जाती है, सेंट जर्मन की संधि ऑस्ट्रिया के साथ की जाती है, त्रियानो की संधि हंगरी के साथ की जाती है, और सेब्रे की संधि तुर्की के साथ की जाती है। ओके, तो इस तरह से संधियां की जाती हैं, जिसमें कि वर्साई की संधि बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है। किस तरह से इस संधि ने जर्मनी को बर्बाद कर दिया, आइए देखते हैं। मतलब इस संधि के माध्यम से क्या हुआ था, जर्मनी पर सैंक्शन उस पर इतने ज्यादा सैंक्शन थोप दिए, सारा जर्मनी एकदम तरह से छिन्न भिन्न कर दिया। देखते हैं, विजित राष्ट्रों का वर्चस्व तथा पराजित राष्ट्रों पर संधियों का बोझ। अभी मैंने 5 संधियां बताई आपको, 5 जो भी ये जो राष्ट्र लड़ रहे थे इनके साथ की गई थी। संधियों का बोझ यानी कि मित्र राष्ट्रों के हितों का संवर्धन तथा जर्मनी के बलिदान पर आधारित था ये सार। ओके, यहाँ पर देखते हैं, जर्मनी के बलिदान, अल्सास और लोरेंस क्षेत्र फ्रांस को वापस कर दिए गए थे। 13 मील तक जर्मनी की सीमा का असैन्यकरण कर दिया गया था।
सीमा होती है ना किसी भी देश की, उस पर 31 मील तक जर्मनी सैनिक नहीं रख सकता है। ये इन्होंने कर दिया था, मित्र राष्ट्रों के द्वारा जर्मनी पर लादी गई संधि थी। ओके, फिर है राइनलैंड को 3 भाग में बांट दिया गया था। जर्मनी का एक क्षेत्र था ये। मैं जो भी बताऊंगी ना, अब ये जर्मनी के बारे में बताऊंगी, जर्मनी के क्षेत्र को किस तरह से बांटा गया मैं इसी बारे में बताऊंगी। ओके, तो राइनलैंड को 3 भागों में बांट दिया गया, उत्तरी, मध्य और दक्षिण। उत्तर के में 5 वर्ष, मध्य में 10 वर्ष और दक्षिण में 15 वर्ष तक मित्र राष्ट्रों के अधीन रहेगा ये। ओके, फिर है फ्रांस को जर्मनी का कोयला समृद्ध सार क्षेत्र दे दिया गया। मित्र राष्ट्रों की क्षति की भरपाई जर्मनी के द्वारा की जाएगी, क्योंकि इन्होंने कहा था कि जर्मनी की वजह से ये युद्ध हुआ था, इसीलिए सारी भरपाई जो हमें लॉस हुआ है ना, उसकी भी क्षतिपूर्ति आप ही करोगे, यानी कि जर्मनी ही करेगा। ओके, तो यही कारण होता है कि हिटलर का जन्म होता है। जर्मनी की जनता में इतना ज्यादा प्रतिद्वंदिता थी, इतनी ज्यादा वो अग्रेसिव थी मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, फिर वो हिटलर को स्थापित करती है, हिटलर को बढ़ावा देती है और हिटलर फिर एक अधिनायकवाद के रूप में निकल करके आता है। यहाँ पर देख सकते हैं 15 वर्ष तक फिर कहा गया कि 15 वर्षों बाद जनमत संग्रह कराया जाएगा जर्मनी में, कि वहां की जनता जर्मनी में रहेगी या फ्रांस में रहेगी, फ्रांस के साथ रहेगी। अगर वहां की जनता ने कह दिया कि हम फ्रांस के साथ रहेंगे तो जर्मनी को खत्म ही कर दिया जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर जर्मनी के पश्चिमी सीमा पर पोलैंड नामक एक नया देश बना दिया गया तथा पोलिस गलियारा पोलैंड को दे दिया गया। इतना देख लिया आपने किस तरह से जर्मनी को छिन्न भिन्न किया है। फिर हम यहाँ देखते हैं साइलेसिया क्षेत्र चेकोस्लोवाकिया को दे दिया गया था। यूपेन, मार्सनेट, मलमेडी बेल्जियम को दे दिया गया था। निशस्त्रीकरण कर दिया गया था कि अब जर्मनी कोई भी अपनी सेना नहीं रखेगा, ना ही वो कोई हथियार बनाएगा और अब ना ही अपने देश में कुछ भी सैन्य आधारित गतिविधियां करेगा, इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर डांजिंग बंदरगाह को स्वतंत्र नगर घोषित कर दिया गया था जर्मनी के को। मेमेल बंदरगाह को लिथुआनिया के अधीन कर दिया गया था। स्लेस्विक क्षेत्र को डेनमार्क को लौटा दिया गया था। जो जर्मनी ने स्लेस्विक क्षेत्र पर अधिकार किया था, जो डेनमार्क का था, उसको वापस कर दिया गया था। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित 4 जर्मन उपनिवेशों से उसे जर्मनी को वंचित कर दिया गया था। 13% भूभाग और 10% आबादी से जर्मनी को हाथ धोना पड़ा था। तो इस तरह से ये जर्मनी पर संधियां लादी गई थी। और ऊपर हम कंक्लूजन देखते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या रहा। यहाँ पर देख सकते हैं कंक्लूजन के रूप में, जर्मनी प्रतिशोध की भावना में अधिक समय तक इंतजार नहीं कर सकता। अब जर्मनी प्रतिशोध, तो आर्थिक जुर्माना भी उस पर लादा गया था 5 अरब रुपए का। ओके, कि हमें 5 अरब रुपए देगा जर्मनी मित्र राष्ट्रों को। तो इस तरह से जर्मनी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया था। और फिर यहाँ पर जर्मनी प्रतिशोध की भावना में अधिक समय तक नहीं इंतजार कर सकता था, क्योंकि जर्मनी विस्तारवादी नीति को फॉलो करता था, वो विस्तारवाद चाहता था। और कहा मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को पूरा लूट लिया, तो ये कैसे अपने आप को सहन कर सकता था। फिर जनता प्रतिशोध की ज्वाला में जल रही थी। एक हिटलर आता है, फिर हिटलर, छोटी सी उम्र होती है हिटलर की, उसके माँ बाप उसे शिक्षा नहीं दिला पाते हैं, तो वो वास्तुकला में विश्वास रखता था, यानी कि वो वास्तुकला को फॉलो करता था। एक चित्रकार था हिटलर। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसे राजनीति में इंटरेस्ट होने लग जाता है। जर्मनी के इतिहास को पढ़ता है वो, जब देखता है कि जर्मनी के साथ अभी तक जर्मनी इसका भुगतान कर रहा है, तो वो भी प्रतिशोध की आग में जल जाता है। और जनता को तो सिर्फ एक ऐसा नेता चाहिए था जो जनता को लीड कर सके और इस संधि का बदला ले सके, वर्साई की संधि का। तो उन्हें, जो वहां की जनता है जर्मनी की, उसे हिटलर में वो सारी बातें दिखती हैं। और हिटलर भी चाहता था कि मैं बदला लूं, तो जनता उसे समर्थन दे देती है। और फिर वो चुनाव लड़ता है, एक पहली बार हार जाता है, फिर दूसरी बार जीत जाता है। उसके बाद क्या होता है, फिर वो युद्ध की तैयारी कर देता है कि जो भी ये अधिकार है ना, कि इसको किसी को फ्रांस को दे दिया गया, इतने पर असैन्यकरण कर दिया गया, राइनलैंड को 3 भाग में बांट दिया गया। फिर यहाँ पर साइलेसिया क्षेत्र को चेकोस्लोवाकिया को दे दिया गया, बेल्जियम को दे दिया गया, निशस्त्रीकरण कर दिया गया। इस तरह से जितने भी भाग थे ना, ये इनको धीरे धीरे आक्रमण करना स्टार्ट कर देता है। और जब ये हिटलर पोलैंड पर आक्रमण करता है, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग हो जाती है। तो जर्मनी द्वारा जब पोलैंड पर अधिकार आक्रमण किया जाता है उसे प्राप्त करने के लिए, क्योंकि मैंने क्या बताया था, यहाँ पर पोलैंड नामक एक नया देश बना दिया जाता है। अभी मैंने बताया था ना यहाँ पर, तो पोलैंड जब वो अधिकार करता है ना लास्ट में,
विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा जाता है। ओके, तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। और अब हम नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या था, लेकिन उससे पहले हम हिटलर की क्या क्या गतिविधियां थी इस युद्ध में वो हम देखेंगे एक सेपरेट वीडियो में। ओके, तो कल हम उस पर वीडियो बनाने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।